नमस्कार दोस्तों। आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीपीसी, सेक्शन 21 एंड 22 विद एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशंस। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लोगे, आप इसकी इलस्ट्रेशंस को अच्छे से समझ लोगे, तो आपको ये दो सेक्शंस बिल्कुल भी एक बार भी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं सीपीसी के, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको लास्ट में इन सेक्शंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी 2-3 दूंगी, जो आपको इंस्टेंट रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। सेक्शन 21 देखो, सेक्शन 21 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। Section 21 Objection to Jurisdiction. No objection as to the place of suing shall be allowed by any appellate or revision court. देखो क्या होता है ऑब्जेक्शन ऑफ द जुरिडिक्शन। आप क्या करते हो कि एक बार अगर कोई केस फाइल हो जाता है तो आप उसके लिए एपलेट कोर्ट में या फिर आप एक प्ली फाइल करते हो या फिर रिवीजन के लिए एक प्ली फाइल करते हो, ठीक है। कि भाई हमें ऑब्जेक्शन है प्लेस ऑफ सुइंग में, कि जो केस आपके लिए दर्ज हुआ है उसका जो प्लेस है वो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन है, तो आप एपलेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हो और या फिर आप रिवीजनल कोर्ट में एक एप्ली फाइल करते हो। तो उसमें क्या होता है, सच ऑब्जेक्शन वॉज टेकन Such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement. देखो इसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि अगर आपने कोई भी केस ऐसा फाइल करना है, कोई रिक्वेस्ट फाइल करनी है एपलेट और रिवीजनल कोर्ट में, तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो भी मिलती है, सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, आपको उसी वक्त वो स्टेप उठाना है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका केस ख़त्म होने वाला हो गया, आपको लग रहा है कि भाई अब तो केस मेरे फेवर में नहीं है, चलो एक काम करता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन रेज कर देता हूँ कि मेरे को ज्यूरिडिक्शन से प्रॉब्लम है, ये आपकी कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बनती नहीं है। तो ऐसा कुछ भी आपके फेवर में नहीं जाएगा, उस वक्त आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपको रिलीफ चाहिए तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, जैसे फर्स्ट हियरिंग में ही आपको अपनी ऑब्जेक्शन रेज करनी पड़ती है। देयर हैज़ बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। आप अगर कोई प्ली ऐसी फाइल करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर एक और रिक्वेस्ट एपलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट से करनी पड़ेगी कि मेरे साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, मैं इस जस्टिस से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। और अगर एपलेट और रिवीजनल कोर्ट को ये महसूस होता है कि सच में आपके साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तभी वो आपकी प्ली को जो ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिडिक्शन की जो आपने प्ली फाइल की है उसको कंसीडर करेगी। पर अगर एपलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा फेलियर ऑफ जस्टिस आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो आपकी प्ली इमीडिएटली रिजेक्ट होने वाली है। यहाँ पे ये आपका सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सबसे पहला अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, सेकंड फेलियर ऑफ जस्टिस। आया समझ आपको? अब नेक्स्ट देखो इसको। No objection as to the competency of a court with reference to the pecuniary limit of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of the first instance at the earliest possible opportunity and there has been a consequent failure of justice. अब आप क्या करते हो कि प्ली लगाते हो, कोर्ट को कहते हो, एपलेट कोर्ट को, रिविजनल कोर्ट को, भाई ये तो पेक्यूनरी लिमिट्स में भी जुरिडिक्शन इनकी बनती नहीं है कोर्ट की। आप अपनी तरह से एक और प्ली लगाने की कोशिश करते हो, एक ऑब्जेक्शन रेज करने की कोशिश करते हो कि इस कोर्ट की तो पेक्यूनरी लिमिट ही नहीं बनती है। पेक्यूनरी लिमिट का मतलब मॉनेटरी टर्म्स में हम यहाँ पे बात करें
मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो केस है वो कोर्ट ए में गया, ठीक है, कोर्ट ए में गया। अब कोर्ट ए के जो पेक्यूनियरी लिमिट्स थी वो थी 10 लाख की। अब आपने क्या, आपका जो केस था वो था 25 लाख का। अगर आपने, ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर देते हो कि ये तो इनकी लिमिट थी 10 लाख की, ये कैसे 25 लाख वाला केस हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखो आपने, अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ये क्वेश्चन रेज नहीं किया, और अगर आपको फेलियर ऑफ जस्टिस इस पर्टिकुलर कोर्ट जिसकी पेक्यूनियरी लिमिट 10 लाख थी की तरफ से अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं आपको हुआ, तो आपकी जो प्ली है दैट विल बी रिजेक्टेड। आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो रिजेक्शन में चली जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि आपने केस को बहुत लंबे समय तक चलने दिया, उसको आपने कोई ऑब्जेक्शन फर्स्ट इंस्टेंस में आपने नहीं फाइल करी, तो इस वजह से अब आपको किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब दोबारा देख लो, अगर जुरिडिक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करते हो एपीलेट कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट के पास जाके, तो 2-3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है वहाँ पर ही आपको क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा कि भाई मैं आपकी जुरिडिक्शन से सेटिस्फाई नहीं हूँ और यहाँ पर मेरे को रिलीफ दिया जाए। या फिर अगर आप वहाँ पे ये साबित करते हो कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, एपीलेट कोर्ट को लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो आपकी प्ली को, आपकी ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर आप पेक्यूनियरी लिमिट का, एक पेक्यूनियरी लिमिट जो है उसका अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो कि इसकी पेक्यूनियरी लिमिट कम थी लेकिन फिर भी मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस में अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं की और अगर आपका फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, चाहे उसकी पेक्यूनियरी लिमिट कम है, फिर भी आपको रिविजनल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। No objection as to the competency of the executing court with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court at the earliest। फिर वही बात है, executing court जो है उसकी local limits की jurisdiction को अगर आप challenge करते हो appellate court और revisional court में, तो अगर वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में नहीं की गई है और दूसरा फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। Section 21 of CPC deals with objection to jurisdiction specifically regarding the place of suing, pecuniary limits and local limits of the executing court। आया आपको समझ में कि जो सेक्शन 21 है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर डील करता है, स्पेसिफिकली प्लेस ऑफ सुइंग, pecuniary limits and local limits of the executing court। आया समझ? The section aims to prevent parties from raising jurisdictional objection at, क्या लिखा हुआ है ये, at a last stage unless there has been a failure of justice। अब वही होता है कि जो भी पार्टी को लगता है कि भाई मेरे तो केस से हाथ से केस निकलने वाला है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्शन लास्ट में ऑब्जेक्शन को रेज करते हैं कि भाई मेरे को अब ये पेक्यूनियरी लिमिट है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग ठीक नहीं है, तो बाद में आपको किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। ऑब्जेक्शन टू द प्लेस ऑफ सुइंग, पहला क्लॉज ये देखिए, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सुइंग मस्ट बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, स्पेसिफिकली एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज। आया वही बात आई कि बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज फर्स्ट इंस्टेंस में इफ यू आर रेजिंग योर वॉइस रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सुइंग, रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द जुरिडिक्शन at the earliest possible opportunity when you get into the court, if you are raising that objection at that time, then only you will be getting the relief। The objection will only be considered if there has been a consequent failure of justice due to the improper place of suing। The objection will only be considered
considered if there has been a consequent failure of justice due to the improper place of suing. Understood? Next देखो, objection to the pecuniary jurisdiction. Objection concerning the pecuniary limit of a court's jurisdiction must also be raised at the earliest possible opportunity in the court of first instance. वही बात है कि pecuniary limit तो 10 लाख रुपए थी कोर्ट की, आपने 25 लाख का कोर्ट का केस वहाँ पे फाइल कर रखा है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस में ऑब्जेक्शन रेज नहीं की हुई है ना सर, तो आप वहाँ पे किसी भी तरह का रिलीफ के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हो। These objections will only be entertained if there has been a consequent failure of justice. Objection to local limits of the executing court. Objection regarding the local limits of the executing court must be raised at the earliest possible opportunity to the executing court. वही दो तीन चीज़ें वापस आ रही हैं बार बार। These objections will only be allowed if there has been a consequent failure of justice. अब की पॉइंट समझ लो क्या थे। Objection to the jurisdiction must be raised at the earliest possible opportunity, ये पहला था। दूसरा, for an objection to be considered there must be a consequent failure of justice, ये दूसरा था। These courts will not allow jurisdiction objection unless both timeliness and failure of justice are demonstrated, ये था तीसरा। आगे देखो, इलस्ट्रेशन के तरह से समझने की कोशिश करते हैं इनको। Yes. A files a suit against B in a court lacking pecuniary jurisdiction. A ने फाइल किया है B के खिलाफ जिसकी pecuniary limit jurisdiction लैक करती है। B does not raise an objection until after the trial has concluded. अब ट्रायल तो कंक्लूड हो गया, तब तक वो चुप करके बैठा रहा। B appeals citing the lack of jurisdiction. बाद में अपील कर देता है appellate court में जाके कि lack of jurisdiction थी। The appellate court will only consider B's objection if it was raised at the earliest possible opportunity. ठीक है जी। And the trial in the incorrect court resulted in failure of justice. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ए ने बी के खिलाफ किया, लेकिन बी ने तब तक ऑब्जेक्शन नहीं किया जब तक कंक्लूड नहीं हो गया ट्रायल सारा। बाद में जाके अपील कर दिया एपीलेट कोर्ट के पास जाके कि मेरी तो लैक ऑफ जुडिक्शन होती है, पर बी की प्ली को यहाँ पे तब तक नहीं किया जा सकता कंसीडर जब तक वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में रेज नहीं की गई है अपनी वॉइस, और साथ में उसके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। By requiring early objection and linking them to a failure of justice, Section 21 ensures that the jurisdiction issues do not disrupt proceeding unnecessarily and that justice is served efficiently. यही इसका मेन कंसर्न था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ और मैं श्योर हूँ कि इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर पाओगे। अंडर Section 21(1) of the CPC, when must be objection as to the place of suing be raised. Place of suing की जो objection है वो कब होनी चाहिए? At any time during the trial, at the earliest possible opportunity in the court of the first instance, during the appellate stage, after the judgment has been passed. Obviously the answer is B, at the earliest possible opportunity in the court of the first instance. इसकी explanation सुन लो। Section 21(1)(a) of the CPC states that an objection to the place of suing must be taken at the earliest possible opportunity in the court of first instance, specifically at or before the settlement of the issues. आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। According to Section 21(2) of the CPC, what additional condition must be satisfied for an appellate court to consider an objection regarding the pecuniary limit of the court's jurisdiction? The objection must be raised during the appellate stage. There must be a failure of justice. The objection must be raised after the judgment. The objection can be raised at any time. उन्होंने बोला एक और ऐसी कंडीशन है जो एपीलेट कोर्ट कंसीडर करती है, फर्स्ट इंस्टेंस में काम होना चाहिए, ये तो हमने बता ही दिया। एक और कंडीशन है, दैट इज देयर मस्ट बी फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है जी। Section 21(2)(b) requires that in addition to the objection being raised at the earliest possible opportunity, there must also be a consequent failure of justice
फॉर द appellate or revisional court to consider the objection. आ रहा है समझ आपको? What does section 21(3) of the CPC specifically addresses? क्या काम करता है? Objection regarding the place of suing, objection to pecuniary jurisdiction, objection to the local limits of the executing court, objection to the type of suit. जो 21(3) है वो executing court की local limits की objections के लिए काम करता है. 21(3) deals with the objection to the competency of the executing court with reference to the local limits of the jurisdiction. If an objection regarding the local limits of the executing court is raised, what must be demonstrated for it to be allowed according to the section 21(3)? If an objection regarding the local limits of the executing is raised, what must be demonstrated for it to be allowed according to section 21(3)? The objection was raised after the judgment. The objection was raised at the earliest possible opportunity, and there was a failure of justice. Was raised during the appellate stage. Was raised by the defendant alone. Executing के लिए भी सेम वही था, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और फेलियर ऑफ जस्टिस होना चाहिए वहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 21 फॉर एन ऑब्जेक्शन? कौन सी ऐसी चीज़ है इन चारों में से जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? यहाँ पे आपको समझना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है. नॉट वाले क्वेश्चन आ गए. The objection must be raised at the earliest possible opportunity, ये तो है. The objection must be raised in the appellate court first. There must be a consequent failure of justice, ये भी है. The objection must be relevant to the court's jurisdiction, ये भी है. अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि appellate court में पहले ही रेज हो जानी चाहिए. ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब तक आपको ऑब्जेक्शन तभी होगी जब आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी आपके साथ आएगी, तभी आप ऑब्जेक्शन को रेज करने वाले हो. ठीक है, आगे देखो. सेक्शन 22 को समझ लेते हैं. सिविल प्रोसीजर कोड 1908. पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट. अब क्या होता है कि एक से ज़्यादा कोर्ट में भी ये सूट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जा सकता है. मतलब अगर आपने कोर्ट ए में सूट फाइल किया तो उसको दूसरी कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए क्या तरीका होता है. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of the such courts, any defendant after notice to other parties may at the earliest possible opportunity in all cases where issues are settled or before such settlement applied have the suits transferred to the another court. The court to which such application is made after considering the objection to the other parties shall determine in which the several courts having jurisdiction the suits proceed. Explanation सुनो इसकी. Section 22 of the CPC provides a procedure for transferring suits that may be instituted in any one or two or more courts. ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए बोल रहा है. This section ensures that if a suit can be filed in multiple courts due to the jurisdiction overlap, a defendant has the right to request a transfer to a more appropriate or convenient court. कैसे? अब ये एक से ज़्यादा मल्टीपल कोर्ट्स में जुरिडिक्शन अगर बनती है तो कैसे उसको हम ओवरलैप कर सकते हैं. Right to apply for transfer when applicable. This applies when a suit can be instituted and when any one of two or more courts. Any defendant can apply for the transfer of the suits to another competent court. Notice requirement: the defendant must give notice to the other parties. The application for transfer must be made at the earliest possible opportunity in any case or before the settlement of the issue. इसमें कोर्ट का क्या डिसीजन रहने वाला है? The court to which the application for transfer is made will consider any objection from these parties. The court will determine in which of the several competent courts the suit should proceed. किसके अंदर ये प्रोसीड होना चाहिए? ये कोर्ट का जुरिडिक्शन बनेगा, कोर्ट का डिसीजन बनेगा. इसके इलस्ट्रेशन देखो. A files a suit against B for breach of contract. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल हुआ. द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड इन सिटी एक्स एंड द ब्रीच अकर्ड इन सिटी वाई. Both city X and city Y have jurisdiction over the suit. A files the suit in city X. अब आपको ये बात शायद समझ में आ गई होगी कि अगर मल्टीपल कोर्ट्स में बनता है तो ये जुरिडिक्शन कहाँ पे बनती है. तो ये जो A था वो फाइंड आउट कर सकता था कि कहाँ पे वो केस को फाइल करना चाहता है. The defendant prefers the suit to be heard in city Y for convenience and applies for a transfer after giving a notice to A. The court in the city X will consider A's objection and decide whether the suit should be transferred to city Y or continue in city X.
जिसके खिलाफ जो डिफेंडेंट था उसने एक नोटिस भेजा कि मेरे को तो भाई इनकन्वीनियंस है, इस सिटी में मैं नहीं आ सकता, मेरी जो ट्रांसफ़र कर दिया जाए केस को। अब कोर्ट देखेगा कि ये मुझे ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है। की पॉइंट समझो, सेक्शन 22 applies when a suit can be instituted in 2 or more competent courts. Defendant can request a transfer to a different competent court for convenience or other valid reasons. भाई बीमार हो सकता है, नहीं आ जा सकता, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करता है। नोटिस मस्ट बी गिवन टू अदर पार्टीज, जो प्लेंटिफ है उसके पास भी नोटिस पहुंचेगा, एंड द एप्लीकेशन शुड बी मेड अर्ली इन द प्रोसीडिंग, एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके लिए आपको मूव ऑन करनी पड़ती है एप्लीकेशन। The court will consider objection and determine the appropriate jurisdiction for the suit. कोर्ट अपने आप ही देखेगा कि क्या इसके, वो ऑब्वियसली उसके रीजंस को सुनेगा, देखेगा कि ये रीजनेबल रीजंस हैं कि नहीं है। Section 22 ensures that suits are conducted in the most appropriate jurisdiction considering the convenience of the parties and the interest of the justice. ऑब्वियसली जो कोर्ट है वो ऐसा नहीं होता है कि किसी एक को ही फेवर करता है, कोर्ट वो दोनों के रीजंस को सुनता है और उसके बाद की इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बना रहे तो कन्वीनियंस दोनों पार्टीज़ की जहाँ पर होती है वो बेस्ट डिसीजन देकर उस पर्टिकुलर कोर्ट में केस को सूट फाइल करने के लिए कह सकता है। ये था सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 ऑफ CPC। ठीक है, आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी इशू, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि हमें ये वाले 2 सेक्शंस को अच्छे से समझना है, इसके इलस्ट्रेशंस को आप समझा दीजिए। अगर आप भी कोई ऐसा टॉपिक समझना चाहते हैं, मिशन AIB से जुड़िए और उसके बाद मुझे बताइए, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।